वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम परमानंदमाधवम। अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक से बोल भी नहीं पाता वो एक वाचस्पति बन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक से चल भी नहीं पाता वो ऊंचे ऊंचे पर्वतों को लांघने की क्षमता रख सकता है। सुनने में असंभव लगता है, राइट, इम्पॉसिबल, पर ये सब पॉसिबल है। इस संस्कृत के श्लोक के दूसरी जो पंक्ति है उसमें उसका सीक्रेट है, उसका रहस्य छुपा हुआ है। मैंने इसको इस तरीके से एनालाइज किया है, मतलब इस तरीके से उसका अर्थ निकाला है कि परमानंद माधव, जब माधव की कृपा हम पे हो जाए तो हम कोई भी जीवन में आने वाली चुनौती का सामना कर सकते हैं। पर माधव की कृपा तो सबके लिए भगवान की, ईश्वर की, है ना, सबके लिए एक होती है। तो फिर क्यों सब लोग एक बराबर नहीं खिल पाते हैं, जीवन में उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं? सोचने की बात है ना। तो इसी बात पे मैंने सोचा, तो दूसरा जो शब्द है परमानंद, माने कि जब कोई परिस्थिति हमारे एकदम प्रतिकूल हो, जीवन में सब कुछ ऐसा लग रहा है कि मुसीबतों का पहाड़ हम पे टूट गया हमारे सर पे, उस समय भी अगर हमारे मन की स्थिति अगर हम परमानंद की रख सकें तो फिर कुछ बात बनती है। फिर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स, माने कि उत्कृष्ट उपलब्धियां जीवन में हासिल कर पाते हैं। नहीं तो फिर जीवन में थोड़ी बहुत तो सफलताएं सबको मिलती ही हैं, छोटी बड़ी सबको, मगर अगर जीवन में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करना है कि पूरी दुनिया आपको याद करे, जी करना है कि नहीं करना है सबको, तो फिर वो परमानंद का ये शब्द लॉक कर लेना अपने माइंड में बच्चों मेरे प्यारे, कि चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, चेहरे पे से एक स्माइल, जो आप कहते हैं मुख की स्मृति, वो नहीं जानी चाहिए। जब परिस्थितियां सब कुछ आपके अनुकूल हैं, सब कुछ जो आपके आसपास लोग हैं वो सब आपके अनुरूप काम कर रहे हैं, है ना, और जब परिस्थितियां भी अच्छी अच्छी हैं सब कुछ, तब अगर आप मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? उस सब बड़ी बात तो तब है मेरे विचार से जब परिस्थितियां, लोग, आपके जो चारों तरफ लोग हैं वो आपकी निंदा कर रहे हैं, आपके प्रतिकूल है लोग, परिस्थितियां आपको चुनौती दे रही है कदम कदम पे, आपको मुसीबतें ठोकर खा रहे हैं आप बार बार, उसके बाद भी अगर आप प्रसन्न रह सकें, अपने मन की स्थिति को आनंद की स्थिति में रख सकें, तो फिर ऐसे व्यक्ति को कोई, कहते ना वो मूकम करोति वाचालम, फिर वो इम्पॉसिबल से लगने वाले कार्य को भी पॉसिबल कर सकता है। कैसा लगा सबको ये सूत्र जीवन में? तो जरूर उतारना। और ये मेरा शुरुआती मेरे ये वचन थे। और अब मैं आदरणीय, जो पढ़ाई में शुरू में बहुत तेज था, है ना, और हर एक क्लास में उसके अच्छी एग्जाम में मार्क्स आते थे, अंक आते थे, उत्तीर्ण होता था। 10वीं और 12वीं में जब वो गया तो 12वीं साइंस में तो सीबीएसई बोर्ड में उसने टॉप कर लिया, और बाद में जब उसकी कॉलेज की एजुकेशन हुई तो भी उसने हर एक सेमेस्टर में उसको बहुत ही अच्छे से उसको मेरिट पोजीशंस मिली, बहुत अच्छे से वो मेहनत करके पढ़ाई में एकदम तेज। मगर जब बाद में उसका कैंपस प्लेसमेंट मैंने जॉब लगी तो उसने एक आईटी कंपनी में कई वर्षों तक जॉब किया, और वहाँ पे भी उसको उसके जो एम्प्लॉयर, माने कि जो जिन्होंने जॉब दी है, जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है, उन्होंने उसकी परफॉर्मेंस को लेके कई बार अलग अलग तरीके के अवार्ड से उसको अलंकृत किया। तो बच्चे के जीवन में तो सब कुछ खुश अच्छा चल रहा था, राइट, गुडी गुडी। तो जब कोई भी हम मूवी देखते हैं, अगर जीवन उस मूवी में सब कुछ अच्छा हो रहा है और लास्ट में खत्म हो जाए मूवी, दी एंड, तो मूवी क्या कभी हिट होती है? नहीं होती है, राइट। तो उस बच्चे की भी जो मूवी थी ना, उसके डायरेक्टर कौन थे? भगवान थे ना। भगवान हम सब की मूवी के डायरेक्टर है। अगला कौन सा सीन आने वाला है वही डिसाइड। तो वो जो डायरेक्टर थे, उन्होंने सोचा इसकी मूवी में कुछ मसाला डाला जाए, कुछ कहते ना कुछ अप्स एंड डाउन्स, राइट। तो वो मसाला डालने के लिए एक रात को क्या हुआ कि उसके जॉब के अंतर्गत वो जहाँ पे जॉब कर रहा था वो लड़का, उसको फॉरेन, माने कि अब्रॉड भेजा जा रहा था एक प्रोजेक्ट मैनेजर की तरफ। तो उसके पासपोर्ट पे वीज़ा भी स्टैम्प हो गया था। फॉरेन की एक कंट्री है फिनलैंड, सुना है आप लोगों ने? फिनलैंड कौन से कॉन्टिनेंट पे है, किसी को पता है? यूरोप में है, राइट। नॉर्थ पोल के
नियरेस्ट ये कंट्री है फिनलैंड, बहुत नॉर्थ पोल के पास, बहुत ही ठंडी पड़ती है पूरे साल के 12 महीने, नेगेटिव टेम्परेचर माइनस में रहता है तो बहुत ही ठंडी जगह है। वहाँ पे उसको एक बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर की जैसे ऑन साइट माने कि फॉरेन भेजा जा रहा था, अब्रॉड। सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और उसी समय वो जो मूवी के डायरेक्टर थे ना, उन्होंने सोचा कि चलो यही समय है, अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी कुछ ठोकर देके देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक रात्रि को वो लड़का बाहर आ रहा था वॉशरूम से और गिर पड़ा, फिर कई बार प्रयास करने पे उठ नहीं पा रहा था। अगले दिन डॉक्टर्स ने जब चेकअप किया तो पता चला MRI स्कैन के बाद कि ये तो ग्रेड 5 का पैरालिटिक अटैक है, यानी कि लकवा। उसको पैरालिसिस माने कि पक्षाघात, क्या गुजराती में क्या कहते हैं, लकवा बराबर। तो उसको लकवा हो गया था, अब वो अपने पाँव का अंगूठा भी नहीं हिला पा रहा था और एकदम बिस्तर पे पड़ गया बेचारा। तो फिर उसने सोचा कि अभी क्या करें, पर अभी उसकी परीक्षाएं तो और होने वाली थी, क्योंकि जब उसका MRI में ये भी पता चला कि उसकी जो पूरी स्पाइन है यानी कि करोड़रज्जु, तो पहले तो पैरालिसिस की खबर सुन के वो अंदर से कहीं हिल जाते हैं ना, बाद में पता चला कि ये कैंसर है, तो कैंसर का तो नाम सुन के ऐसे सब उथल पुथल हो जाती है। फिर बाद में एक और ऐसा हुआ, एक खबर मिली उनके परिवार को, उसके माता पिता को, क्योंकि बायोप्सी के रिजल्ट से पता चला कि ये लास्ट स्टेज का कैंसर है। डॉक्टर के अनुसार बचने की कोई संभावना नहीं है, मात्र 5 से 6 हफ्ते ही जिंदा बचेगा वो। तो अभी तो बता कि कोई हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं था, पर फिर उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने ठान लिया कि एक योद्धा के जैसे एक फाइटर होता है ना जो बॉर्डर पे लड़ते हैं अपने सैनिक लोग, वैसे ही वो कैंसर और पैरालिसिस, इन दोनों शत्रुओं से वो डट के मुकाबला करेगा, वो भी एक स्माइल के साथ। और कोई भी डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी नहीं थे, पर उसका ये साहस, उसका ये मनोबल देख के फिर उन लोग को ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ा। और शुरू किया तो एक के बाद एक चमत्कार उसके जीवन में घटित होने लगे। पहले कीमोथेरेपी, रेडिएशन, हाँ ये सब वगैरह वगैरह, और याद है फिजियोथेरेपी भी उसकी होती थी रोज, दिन में 2-3 बार, क्योंकि पैरालिसिस से भी तो आखिर उसको रिकवर होना था, है ना। तो तीनों उसकी थेरेपीज चल रही थी। लगभग 1 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा लास्ट स्टेज के कैंसर पे, और उनसे लड़ना आसान नहीं होता है, तो उसमें भी कई सारे संघर्ष हुए। पर एक दिन ऐसा आया जिस दिन का उसके माता पिता को और उसको पूरा बेसब्री से उसकी प्रतीक्षा थी उस दिन की। सबको समझ में आ गया है कि वो दिन कौन सा था, जिस दिन उसने 100% कैंसर के ऊपर विजय हासिल कर ली। और वो दिन इतना खुशी का दिन था कि उसके माता पिता लोग, सब लोग ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी और सब इतने खुश है, आनंदित हो गए, झूम उठे। पर वो जो बंदा था, वो जो हमारी मूवी का हीरो है, अब तो हीरो बन गया ना मूवी का वो, तो वो मूवी का हीरो जो था, उसने ऐसा उसके मन में और आंखों में वो स्वप्न वापस तैरने लगे कि जैसे मेरा जो करियर था, जॉब थी, मैं जोरदार परफॉर्मेंस दे रहा था एक के बाद एक, चलो अब वापस मेरा करियर जो मेरा ब्रेक लग गया 1-2 साल से ट्रीटमेंट के कारण, अब वापस शुरू करता हूँ करियर। परंतु उसी समय क्या हुआ कि उसकी आंखों को थोड़ा धुंधला दिखने लग रहा था ट्रीटमेंट के समय। पहले भी उसको चश्मे थे, तो चश्मे लगा के वो जॉब पे काम करता था ये वो, मगर अब उसको एकदम धुंधला दिखने, चश्मे के बावजूद भी। उसको लगा कुछ गड़बड़ है और नया चश्मा बना लेना चाहिए। आई चेकअप जब कराया तो आई चेकअप में जो आई डॉक्टर्स होते हैं ना, उन्होंने उसको बोला, अपने हीरो मूवी के, उसको बोला कि अभी आपकी आंखों को कोई इरिवर्सिबल डैमेज हो गया है, आंखों की नस को, वो सूख गई है दवाइयों की, गर्मियों से और साइड इफेक्ट से, और जो भी कुछ आपको अभी थोड़ा बहुत दिखता है 15-20%, वो भी 2-3 महीने में पूरा चला जाएगा, जिसका कोई ट्रीटमेंट संभव नहीं है। इन सब के बावजूद आज वो हीरो, पता है उसने इतना बड़ा हासिल किया है कि आज वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गुजरात का, RBI गुजरात का फर्स्ट एंड दी ओनली ब्लाइंड AGM यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर, क्लास 1 ऑफिसर।
आप तो समझ ही गए हैं कि वो जिसकी कहानी चल रही थी वो मैं ही हूँ। आपके समझ सब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है आपके स्टूडेंट के। चोखावाला सर, आप क्या खिलाते हो उन बच्चों को, टीचर्स को सैल्यूट है। तो मैं सच में देख रहा था जो प्रार्थना सरस्वती गीत गा रहे थे, इतना मधुर गायन, और जिस बालिका ने, जिस बच्ची ने लुई ब्रेल का वक्तव्य किया, मुझे एक्चुअली पूछना पड़ा आशीष वकील से, मेरे बाजू में बैठे थे, कि ये कहीं ब्रेल में देख देख मतलब उसको पढ़ के तो नहीं बोल रही है मतलब। तो उन्होंने बोला नहीं वो तो बिना ब्रेल को यूज किए डायरेक्टली। वो मुझे इतना हिला नहीं सका। आज मैं आप लोग को एक रहस्य बोल रहा हूँ, ये मेरा और आप लोग के बीच का सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, कि त्रिपाठी सर का जब आईसाइट जाने की खबर सुनी उन्होंने, तो मैं अंदर से टूटने लगा। क्योंकि कभी जीवन में ऐसा कल्पना भी नहीं की थी कि अचानक से युवा अवस्था में हम दिव्यांग बन जाएंगे। दिव्यांग में भी क्या दृष्टि बाधित, जीवन में चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा तो जीवन में बचेगा क्या, मतलब ऐसे सोच सोच के कल्पना करके अंदर से टूट गया था मैं। कैंसर हिला नहीं पाया, लास्ट स्टेज कैंसर, पैरालिसिस भी नहीं। उस समय मेरा पैरालिसिस की स्थिति ये थी कि मैं थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी के बहुत परिश्रम कर करके मैं अपने इंडिपेंडेंटली मतलब अपने बल पे उठना बैठना, थोड़ा बेबी स्टेप लेना, वो भी सहारा लेके वो सब कर पा रहा था। और स्टेयरकेस माने सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, वो भी सपोर्टेड माने कि रेलिंग का सपोर्ट लेके, इंडिपेंडेंटली नहीं। तो ये सब मेरे पैरालिसिस से लकवा हुआ था इससे। पर उसी समय धीरे धीरे 2-3 महीने मेरे ऐसे बीते कि आईसाइट पूरी 0 हो गई, आंख के चारों तरफ अंधेरा छा गया। वो जो 2-3 महीने थे बच्चों, मैं अभी क्विकली बोलना चाहूंगा कि वो मेरे जीवन के सबसे लो पॉइंट था मेरा जीवन का। क्योंकि हर रात को मेरे को इतना डर लगता था कि अगले दिन की सुबह मैं देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा सुबह का प्रकाश। और रात को डर के मारे में लाइट्स ऑन रख के सोता था पूरी रात, क्योंकि अंधेरे से मुझे अंधेरे ही शब्द से ही डर लगने लगा। और सोच के रात को, और फिर मेरे आसपास में मेरे माँ पिताजी मेरे फैमिली वाले सबको मैं देखना चाहता कि जी भर के मैं उनको देख लूँ, उनकी जो स्माइल है उसको अपने मन में संजो के रख लूँ। क्योंकि पता नहीं कि मैं आखिरी बार तो नहीं उनको देख पा रहा हूँ, क्या पता बाद में मैं उनको देख पाऊँ कि नहीं देख पाऊँ। तो इस तरीके से एक भय में जो मेरा जो जीवन वो 2-3 महीने गया है। तो आप लोग सोच ही सकते हैं साथियों कि वो मेरे पर क्या बीत रही होगी, मेरे ऊपर और मेरे माताजी पिताजी और पूरी फैमिली के ऊपर। पर वो कहते हैं ना कि जब वो आखिरी में एक दिन ऐसा आया कि चारों तरफ अंधेरा छा गया, तो फिर तो ऐसा लगा कि अब जीवन खत्म, मूवी ओवर, दिए। पर ऐसा हुआ कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे आके बोला कि बेटा तुमने कैंसर को हराया है, जरूर जीवन में भगवान चाहता था वहीं पे तुम्हारी लीला से काम कर सकता था, राइट। पर जरूर कुछ ना कुछ तुमको महान कार्य करना है, और जरूर इस विश्व में कोई चमत्कार होगा, तुम्हारा वापस भविष्य संवरेगा, पहले से भी ज्यादा सुनहरा भविष्य होगा, तुम चिंता मत करो। तो मैंने माँ की बात पे तो विश्वास पूरा आंख बंद करके हम लोग करते ही हैं, माँ जो होती है, राइट। तो फिर लगा कि माँ बोल रही है, पर कैसे होगा वो मत सोचो, बस होगा ये मानो, और कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, वो सब भगवान पे छोड़ो, कुछ ना कुछ रास्ता निकलता है। तो सबसे पहले मुझे माँ ने निराशा से बाहर निकाला। मैंने भी ठान लिया कि निराशा रूपी जो अंधकार है इसको मैं अपने मन के ऊपर नहीं छाने दूंगा। फिर वापस चेहरे पे जो स्माइल हमेशा रहती है वो वापस उस मोड में आ गया। फिर मैंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, और ब्रेल, जिसको हम लोग आज हम ब्रेल दिवस मना रहे हैं, ब्रेल हिंदी, ब्रेल इंग्लिश, ब्रेल गुजराती, ब्रेल में गणित, ये सब सीखना मैंने शुरू किया। क ख ग ABCD, आप सोच सकते हैं 30-31 साल में जब, और मैं IT, मेरी जो जॉब थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था मैं, प्रोग्राम बनाता था लैंग्वेजेस में। तो इतना एक्सपर्ट होने के बाद भी मैं खुद का कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल स्मार्टफोन कुछ यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इसमें जो ये स्पेशल सॉफ्टवेयर होते हैं उसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी, शून्य नॉलेज। तो जैसे यहाँ पे 11th-12th के स्टूडेंट्स को तो ऑलरेडी सब नॉलेज है, राइट, NVDA, JAWS, राइट, आप सबको पता है, टॉकबैक। हाँ, हमें तो उस समय कुछ जानकारी नहीं थी, आज से 10-11 साल पहले। तो उस समय मेरी हालत बहुत खराब थी, ब्रेल पे ही मैं पूरा निर्भर था, और मैंने सीखना शुरू किया। तो वो एक द्वंद्व होता है मन में कि पूरे जीवन हम लोग इतने फास्ट जो पेन और पेपर लेके लिखते हैं,
तो उतनी स्पीड से तो मैं ब्रेल में शुरू में जब नया सीख रहा था तो टाइपिंग तो, और कुछ गलत डॉट ब्रेक हो गई तो उसमें इरेजर जैसा तो कोई सिस्टम नहीं होता है कि मिटा दो ऐसे, और फिर ये पढ़ते समय भी अगर उंगली उठ गई तो वापस कहाँ पे था पेज में, तो ये तो पवन आई और पेज पलट गया तो फिर ऐसा लगता था वापस खोजना पड़ रहा है कि कहाँ पे था, कहाँ पे छूट गया था। तो ऐसे करके मैंने फिर भी इसको स्वीकारा और ब्रेल में मैंने कुछ ही समय में 4-5 महीने में मैंने ये सारी हिंदी इंग्लिश गुजराती, बहुत कठिन लगा वो समय भी, तो वो सब किया। अंततः जब टेक्नोलॉजी सीखी मैंने, मुझे ब्लाइंड पीपल एसोसिएशन में एक मोटिवेशनल टॉक के लिए बुलाया गया था फर्स्ट टाइम। वो मेरा फर्स्ट प्रेरणा, जैसे मैं अभी आज आप लोगों के सामने हूँ, अंधजन मंडल वस्त्रापुर अहमदाबाद में है, आप लोगों ने सुना ही होगा शायद से। वहाँ पे जब मुझे बुलाया तो वहाँ के प्रिंसिपल ने दूसरे सुनानी सर ने टूर करवाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कंप्यूटर लैब है। कंप्यूटर लैब? हाँ, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। दृष्टिबाधित बच्चे कंप्यूटर कैसे यूज? तो उन्होंने मुझे बताया कि जॉज है वो सब। तो मैंने कान में हेडफोन लगा के देखा, तो शुरू में तो समझ में नहीं आ रही, इतनी स्पीड से सब बच्चे सुनते हैं, उसकी स्पीड बहुत होती है। तो उन्होंने धीमा कर दिया, तो मैंने कहा अच्छा ऐसे, ओके। फिर तुरंत मैंने मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल करवाया। पैरालिसिस से मैं उस समय भी मैं रिकवर हुआ फिजियोथेरेपी, तो मैं रोज अप डाउन नहीं, मैं गांधीनगर में रहता था, तो अहमदाबाद 30-32 किलोमीटर रोज आना जाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो लैपटॉप इंस्टॉल करके अपने आप सीखा मैंने जॉज यूज करना। कहीं पे कुछ अटकता था कोई कमांड में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो फोन करके पूछ लेता था टीचर्स को कि भाई ये कैसे करना है, कीबोर्ड से, कमांड से, ये वो। अंसारी सर यहाँ पे इस समय उपस्थित है। आप सर को मालूम होगा, जिस समय मैं नया सीख रहा था तो मैंने उनको भी कई बार कॉल्स किए थे। सर आप हैं यहाँ पे? तो मुझे आज इन्होंने सरप्राइज दिया है, चोखा वाला सर। मुझे पता नहीं था कि अंसारी भाई है, टेक्नोलॉजी जो सिखा रहे हैं मेरे यहाँ पे स्कूल है। इन्होंने आज खाने को मेरा बस सरप्राइज दिया, तो थैंक यू अंसारी जी। और जितने समय के अभाव में किसी और समय अगर चोखा वाला सर मुझे दोबारा आमंत्रित करेंगे किसी और अवसर पर, तो ये प्रिपरेशन कैसे कठिन परिश्रम करके जो बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में भी मैं विशेष शॉर्ट में अगर बताऊं 1-2 बिंदु, तो वॉलंटियर्स को बुला के मैंने पूरी इकोनॉमिक्स की बुक, क्योंकि जैसे मैं रिजर्व बैंक आरबीआई की जो परीक्षा होती है ना बच्चों, उसमें इकोनॉमिक्स पे पूरा इकोनॉमिक्स के बेसिस पे, फाइनेंस अकाउंटिंग के बेसिस पे, मेरा पूरा नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, माने कि जो मेरा ग्रेजुएशन था वो साइंस स्ट्रीम में था ना, इंजीनियरिंग, तो कॉमर्स का तो जीरो नॉलेज, राइट? अकाउंट्स, फाइनेंस, इकोनॉमिक कुछ कभी पढ़ा नहीं। और यहाँ पे आरबीआई के परीक्षाओं में माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो, पूरा इकोनॉमिक्स के बेसिस पे इंटरव्यू होता है। तो इकोनॉमिक्स की बड़ी बुक्स ला के पूरी चौपड़ियाँ वॉलंटियर्स का पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे के वो लोग घर पे आते थे और उनकी रिकॉर्डिंग करके MP3 फाइल बना के सुनते, दिन रात कान में हेडफोन लगा के सुनते फिर अल्टीमेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। आरबीआई की परीक्षा में साथियों 5 लाख लोग लगभग हर वर्ष बैठते हैं पूरे भारत में। उसमें जो मैनेजर की जो पोजीशन होती है क्लास 1 ऑफिसर की, मैनेजर की, उसमें मात्र 110 सीट वैकेंसी, पूरे भारत में 110 वैकेंसी थी। पूरे भारत में 5 लाख एप्लीकेंट्स और 110 वैकेंसी। उस 110 में मात्र 1 सीट थी जो ब्लाइंड के लिए रिजर्वेशन जिसका था। मेरा सर उसमें, वो आप तो समझ ही गए कि वो सीट मैंने ही हासिल की 110 में। परंतु मुख्य बात ये है कि आप लोगों को सुन के बात बहुत आश्चर्य होगा कि इंटरव्यू में पूरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स मेरे आए थे, मतलब जनरल कैंडिडेट से भी ज्यादा मार्क्स लाए थे मैंने। फर्स्ट रैंक पूरे इंडिया में आरबीआई के मैनेजर के इंटरव्यू में। तो जब ज्वाइनिंग हुआ तो उसके बाद रिजर्व बैंक में भी बहुत कठिन प्रोबेशनरी ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग में भी, जैसे ट्रेनिंग होती है कोई भी नए ऑफिसर्स की, आईएएस ऑफिसर हो या आरबीआई का, तो उस ट्रेनिंग के अंत में भी मुझे आरबीआई द्वारा बहुत ही एक दुर्लभ सम्मान मिला, जो कि है आउटस्टैंडिंग ट्रेनिंग बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अवार्ड। ये मुझे अवार्ड मिला था, माने कि जो सब जितना भी मेरा बैच था 110 मैनेजर्स का, उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन मैंने करके दिखाया अपने ट्रेनिंग पीरियड में। तो उसके लिए मुझे इस अलग, आप सोचिए कि मेरे साथ कंपटीशन में ऐसे थे जो मैनेजर्स सब देख सकते थे, राइट? सब देख सकते थे, ऐसे मैनेजर से ज़्यादा बढ़िया मार्क्स लेके आना, परफॉर्मेंस दिखाना कोई
मामूली बात नहीं थी। और मैं पहली बार आई साइट लूज करके अपने घर से निकला था। ये ट्रेनिंग मेरे कंफर्ट जोन, मैंने अभी तक आंखों की दृष्टि गंवाने के बाद मैं मेरे घर पे ही था, है ना, तो मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था बाहर के जगत में। तो पहली बार मुझे चेन्नई में मेरी ये ट्रेनिंग हुई थी, आरबीआई की जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है वो मद्रास में चेन्नई में होती है। तो वहाँ पे जाके इंडिपेंडेंटली रहना, कोई फैमिली वालों को साथ में रखना अलाउड नहीं होता है वहाँ पे, तो अकेले सब कुछ समय ही नहीं था। जैसे ही मेरी आई साइट गई तुरंत मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तुरंत ही मेरा सब जगह इंटरव्यूज में सब सिलेक्शन हो गया। कहीं मोबिलिटी ट्रेनिंग की सुदर्शन सर भी आज सुबह मिले थे, अभी आप हैं यहाँ पे सुदर्शन जी, उनको भी मैं आज सुबह बता रहा था कि मेरे पास जीवन में समय ही नहीं मिला। आई साइट जाने के बाद एक के बाद एक ब्रेल सीखा, फिर टॉक बैक, वॉइस ओवर, ये सब, फिर एक बार प्रिपरेशन शुरू की और तुरंत फिर जॉब में भी तुरंत लगने के बाद ऐसा नहीं कि एक बार जॉब लग गई तो बस आनंद ही आनंद, आराम ही आराम, नहीं, अपने आप को साबित करना होता है ना, कसौटी में। तो इस तरीके से मेरा चल रहा था। और बाकी तो कई सारे हैं जॉब में, आरबीआई में भी समय की कमी के कारण, मगर मैं एक उपलब्धि तो अवश्य बोलना चाहूँगा आनंद सर कि 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मेरा नाम रेकमेंड किया भारत सरकार को बेस्ट विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय ऑफ द कंट्री। इस अवार्ड के लिए मेरा नाम रेकमेंड किया। और इस समय मेरे गले में वो मेडल है नेशनल अवार्ड का, इसे तिरंगा झंडा है और ये मैं बहुत प्राउडली, मेरे लिए गर्व की बात है, आप सबके लिए भी गर्व की बात है। पर आप सबसे मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूँ कि जीवन में इतना परिश्रम करें, लगन से जिए, जीवन को 100% जीना चाहिए। जो भी कार्य करें आप उसमें 100%, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं कि थोड़ा बड़ा चलता है, ऐसा नहीं, पूरा अपना आहुति कर दे। अगर आपने तन मन धन से मेहनत करें तो कोई भी लक्ष्य को हासिल करना असंभव नहीं होता है। ये मैंने करके दिखाया है, अब आप सबकी बारी है, आपको करके दिखाना है। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगी, मेरी एक स्वरचित कविता है जो मैंने खुद लिखी है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आप सबके सामने बोलूंगा। और तुम लोग तो बहुत जीवन में आगे बढ़ने वाले, मुझे पूरा विश्वास है कि नहीं? कैसे कह दो कि थक गया हूं मैं, कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं, जाने कितनों की ऊर्जा हूं मैं। कैसे कह दूं कि दुर्बल निबल हूं मैं, कैसे कह दूं कि दुर्बल निबल हूं मैं, जाने कितनों का मनोबल हूं मैं, जाने कितनों का मनोबल हूं मैं। कैसे कह दो कि अक्षम हूं मैं, जाने कितनों की क्षमताओं का मानक हूं मैं, जाने कितनों की क्षमताओं का मानक हूं मैं। और अंतिम पद है, कैसे कह दूं कि अमावस रात्रि हूं मैं, कैसे कह दूं कि अमावस रात्रि हूं मैं, जाने कितनों का शरद चंद्र हूं मैं, शरद चंद्र हूं मैं, शरद चंद्र हूं मैं।